हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल सिद्धार्थ एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीटेट एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट सेक्शन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमें दिया है, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई क्या है। इसमें पहला ऑप्शन है जीव जंतु, वायुमंडल दूसरा ऑप्शन है, सी है पारिस्थितिकी तंत्र और डी हमें दिया है जैवमंडल। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है दोस्तों, उसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के सभी भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। इसीलिए इस क्रिया करने के कारण इसको हम क्रियात्मक इकाई कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमें दिया है सही मिलान से संबंधित है। उसमें हमें पहला दिया है विश्व का फलोद्यान, यानी कि विश्व में फलों का उत्पादन जहाँ सबसे ज़्यादा होता है वो कहाँ पे है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा भूमध्य सागरीय वन। दोस्तों, हम देखते हैं कि भूमध्य सागरीय वन में किस तरह से और कौन सी वो लोकेशन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फल होते हैं। यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड मैप का एक हिस्सा है। आप देखेंगे कि यूरोप के नीचे का जो भाग है मेडिटेरियन सी है, और ये मेडिटेरेनियन सी के चारों ओर का जो क्षेत्र है और इस सीधी रेखा में जितने भी देश पड़ते हैं वो सभी भूमध्य सागरीय वन के अंतर्गत आते हैं। इसमें आप अगर देखेंगे तो जो हमारे भारत का जो ऊपर का हिस्सा है, जिसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आदि ठंडे प्रदेश आते हैं, इन सब में हम देखेंगे कि मैक्सिमम फ्रूट का प्रोडक्शन होता है। जैसे सेब होता है यहाँ पे, और ऑरेंज होता है, ड्राई फ्रूट भी होते हैं। तो ये सब भूमध्य सागरीय वन के अंतर्गत का क्षेत्र होता है। अपने प्रश्न पर वापस आते हैं। इसमें हमें दूसरा जो दिया है वो है टैगा। तो टैगा दोस्तों होता है शंकुधारी वन। अब ये शंकुधारी वन जो है ये नॉर्थन हेमिस्फेयर जो है हमारी पृथ्वी का, उसके ठीक साउथ में पाए जाते हैं। इसकी जो लोकेशन है वो अब हम मैप के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, ये जो ऊपर है ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और इसके ठीक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के साउथ में, यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका का एक पार्ट है अलास्का, अलास्का में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, यानी टैगा वन पाए जाते हैं। कनाडा के ऊपरी हिस्से में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब इसके जितना भी हम ईस्ट में चलेंगे, रसिया का जो अपर पार्ट है, इसमें साइबेरिया हुआ, सर्बिया हुआ, ये सब यहाँ पे शंकुधारी यानी टैगा वन पाए जाते हैं। और जो शंकुधारी वन है उसको शंकुधारी क्यों कहते हैं। शंकुधारी कहने का रीज़न ये है क्योंकि जो पेड़ हैं वो शंकु के आकार के होते हैं, इस तरह से लगभग। आपने देखा भी होगा कि जो हमारे यहाँ अशोक के पेड़ होते हैं वो इस वाली शेप में होते हैं, उनको हम शंकुधारी वन कहते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है वर्षा वन। तो वर्षा वन जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो हमारी जो इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है, उसमें उसके अंतर्गत यानी कि उस लाइन में जितने भी वन पाए जाते हैं वो वर्षा वन होते हैं, और मैक्सिमम जो होते हैं वो सदाबहार होते हैं, यानी हमेशा 12 महीने वो हरे भरे रहते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है मानसूनी वन, यानी कि जो मानसून के महीने में जो वन होते हैं उस टाइम पे हरे भरे होते हैं और उसके बाद उनका पतझड़ हो जाता है, उसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इस प्रकार हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो गया है। वर्षा वन हमारा हो गया है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी वन हमारा हो गया है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये आंसर हो गया है ए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा लॉयन स्टेट के नाम से जाना जाता है, यानी कौन सा जो प्रदेश है वो शेरों का प्रदेश या राज्य कहा जाता है। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें हम बता सकते हैं कि वो राज्य गुजरात ही है। गुजरात में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और मध्य प्रदेश में मैक्सिमम टाइगर रिजर्व हैं, और अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसमें 8 चीते भी छोड़े हैं, ये सभी आपको ज्ञात होगा। केरल जो है वो झीलों का प्रदेश कहा जाता है, और असम जो एक सींग वाले गैंडे हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात, बी। प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि अपघटनकर्ता पारिस्थितिकी के किस घटक का अंग है। पहला ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा अजीवीय, तीसरा उपभोक्ता या डी जीवीय। तो दोस्तों, अपघटनकर्ता जो होते हैं वो मृत जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं, और ये मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं,
इसीलिए इनको हम अपघटक कहते हैं। जैसे जीवाणु हो गए हैं, कवक हो गई है, तो ये सब आते हैं हमारे जीवीय घटक के रूप में। इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है? जिम कॉर्बेट, पेरियार, केबुल लामजाओ या हेमिसाई? तो दोस्तों जो विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है वो मणिपुर में है और उसका नाम है केबुल लामजाओ। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है संकटापन्न जीव जंतु, लुप्त जीव जंतु, पारिस्थितिक तंत्र, अथवा डी ऑप्शन दिया है अपघटनकर्ता। तो जैसे कि इस बुक के नाम से ही हमें दिख रहा है कि रेड डाटा, रेड जो होता है वो एक खतरे का निशान होता है, तो रेड डाटा है, इसका पहला ऑप्शन होगा संकटापन्न जीव जंतु। ये ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कहता है, कौन सा कथन शंकुधारी वन के लिए सत्य नहीं है? यहाँ पर हम ध्यान देंगे, ये पूछा है कि सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है, इस वन को के जो वृक्ष हैं वो नरम होते हैं। दूसरा, इन्हें टैगा भी कहते हैं। वृक्ष सदाबहार होते हैं। और अंतिम विकल्प है, इसे विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो एक हमने पिछले प्रश्न में देखा था, शंकुधारी जो वन होते हैं ये वृक्ष नरम होते हैं क्योंकि उत्तरी ध्रुव जो होता है उसके थोड़े दक्षिण में पाए जाते हैं। इनको टैगा भी कहते हैं, ये भी सही है। वृक्ष सदाबहार होते हैं, ये भी सही है। इसका जो विकल्प 4 है, विकल्प जो इसका डी है, इसमें हमने एक पिछले प्रश्न में देखा था कि जो विश्व का फलोद्यान है वो भूमध्य सागरीय वनों को कहा जाता है, ना कि शंकुधारी वनों को। तो इसका जो नहीं दिया है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमें दिया है, IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? IUCN की जो फुल फॉर्म है वो होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसमें हमें ऑप्शन दिया है पेरिस, वियना, ब्रिटेन और मॉर्गस। इसमें जो सही ऑप्शन है, आई एम सॉरी फॉर दिस, इसका जो सही ऑप्शन है इनमें से कोई सा भी नहीं है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है ग्लैंड में, और जो एक जगह है स्विट्जरलैंड की। तो आप ध्यान रखेंगे कि IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। हमारा प्रश्न संख्या 9 है, संसार में पाया जाने वाला सबसे लंबे जो सर्प हैं वो कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है वाइपर, दूसरा एनाकोंडा, बोआ या फिर जालीदार अजगर। तो इसका जो सही आंसर है वो आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर है जालीदार अजगर। ये संसार में पाया जाने वाला सबसे लंबा सर्प है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है? इसमें हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन हमें दिया है वनोन्मूलन, दूसरा मरुस्थलीकरण और तीसरा अपर्दन, और डी ऑप्शन हमें दिया है संरक्षण। तो हम देखेंगे कि जो वनोन्मूलन है वो एक नेगेटिव वर्ड है, यानी डिफॉरेस्टेशन, वनों का कम होना वनोन्मूलन कहलाता है। मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन, जिसको हम भूमि का बंजर होना कहते हैं। अपर्दन यानी कि भूमि का एक तरह से जो परत है भूमि की ऊपरी परत, उसका धीरे धीरे अपर्दन होना, उसका कम होना। और जो ऑप्शन डी है संरक्षण, ये एकमात्र इसमें अलग वर्ड है जो पॉजिटिव है, प्रिजर्वेशन करना, संरक्षण करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या फिर अपघटक। तो हम देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होता है वो हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। इसको देख लेंगे हम। अगला प्रश्न हमने लिया है जो एनवायरनमेंट की पेडागोजी है, उससे अगला प्रश्न है। प्रश्न देखते हैं क्या है। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? पहला ऑप्शन देखेंगे क्या है, कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा करना, पोस्टर बनाना, या बच्चों को एक पौधे को अपनाने एवं पोषित करने में मदद करना। अब ये हम देखेंगे कि ये चारों ऑप्शन हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन अगर एक क्रिएशन के नज़रिए से देखा जाए तो ऑप्शन डी इसमें सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। देखेंगे कैसे, बच्चों को पौधे लगाने को अपनाने एवं पोषित करने में मदद करना। तो जो पेडागोजी का एक मुख्य जो आधारभूत रूल है वो ये है करके देखना। तो करके देखना में जो सबसे मुख्य है इसमें बेस्ट ऑप्शन है वो तो डी है। समूह चर्चा भी हो सकता है, पोस्टर बनाना भी हो सकता है, परंतु ये सब ऑप्शन डी जो है उसके पीछे आते हैं।
अगर ऑप्शन डी नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम समूह चर्चा को एक इसमें अच्छा ठीक ऑप्शन मान सकते थे। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो इस समय ये है कि बच्चों को हम एक एक पौधा दें अपनाने को और उसको पोषित करने के लिए कहें, जिससे बच्चे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उससे जुड़ सकें और उससे वे अच्छी तरह से पौधों के संरक्षण के बारे में सीख पाएंगे। प्रश्न संख्या 13 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझेंगे। अब प्रश्न में क्या दिया है देखिए, किस कार्बनिक यौगिक के कारण अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा क्या होती है, जिसमें कि अम्लों की मिलावट होती है। तो इसमें जो बेसिकली जो जिसके कारण ये अम्ल वर्षा होती है वो होती है सल्फर के, जो हमारे पास सल्फर एक तत्व होता है, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। लेकिन इसमें है कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पर्टिकुलरली किसी भी ऑप्शन में दिए हुए नहीं है। इसमें हम देखेंगे कि जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, जो बादलों में आकाश में उपस्थित नमी होती है उसके यानी कि प्लस H2O यानी पानी के साथ क्रिया करते हैं और इस प्रकार ये बनाते हैं H2SO4 और HNO3। ये दो अम्लों का निर्माण करते हैं और ये पानी के साथ मिलकर ये अम्ल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। ये ध्यान रखेंगे कि इनकी जगह ये भी आ सकता है कि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अगर दिए होंगे तो भी वो ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में दिया है प्रश्न संख्या 14, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधाघर प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के का कारण है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको हम उष्णता का प्रभाव भी कहते हैं और कभी कभी हम इसको हरितगृह प्रभाव भी कहते हैं। प्रश्न में आप कोई सी भी भाषा देख सकते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया है CH4 यानी मीथेन, जलवाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो ऑप्शन सही है वो पहला ही ऑप्शन सही है। इसमें हम देखेंगे कैसे, तो मीथेन जो होती है उसमें नंबर 3 पर आती है इसकी परसेंटेज जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में होती है। नंबर फर्स्ट पर आती है जलवाष्प और सेकंड पर CO2 आती है। इसमें हम ध्यान रखेंगे प्रश्न में वह प्रश्नकर्ता यह भी पूछ सकता है कि सबसे मैक्सिमम परसेंटेज जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में होती है वो जलवाष्प की होती है हमेशा, ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पेडागोजी से है। एक शिक्षक कक्षा में जल संरक्षण पर समूह चर्चा करवाते हैं, इसका क्या उद्देश्य है। ध्यान से पढ़ेंगे फिर से। एक शिक्षक कक्षा में जल संरक्षण पर समूह चर्चा करवाते हैं, इस बार समूह चर्चा हो रही है। तो इसमें सबसे इसका जो उद्देश्य है वो पूछा है कि इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन हमें दिया है सभी विद्यार्थियों को बोलने का अवसर देना, यह भी सही हो सकता है। बहु परिप्रेक्ष्य का विकास करना, यह भी सही हो सकता है। प्रभावशाली कक्षा प्रबंधन के लिए, कक्षा प्रबंधन का समूह चर्चा से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षार्थियों को जांचना, ये भी हमें सुटेबल नहीं लग रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो A एंड B हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को बोलने का अवसर मिलेगा, समूह चर्चा होगी तो ग्रुप डिस्कशन में। और बहुपरिप्रेक्ष्य यानी कि इसके जो मल्टी पर्सपेक्टिव होंगे, उसका जो मल्टी पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट होगा विद्यार्थियों का, वो भी समूह चर्चा के द्वारा होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो A एंड B हो जाएगा। जो प्रश्न संख्या 16 है वो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा अग्निवलय है। अग्निवलय को इंग्लिश में रिंग ऑफ फायर कहते हैं और ये प्रश्न में सिर्फ रिंग ऑफ फायर भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इसमें रिंग ऑफ फायर के बारे में पूछा है कि कौन सा है। पहला ऑप्शन है भूकंप आशंकित क्षेत्र, सेकंड दिया है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और C ऑप्शन दिया है बंगाल की खाड़ी और D दिया है प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र। अब इसका जो सही ऑप्शन है वो ये है प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र। इसको हम मैप के माध्यम से समझेंगे। यहाँ आप देखेंगे तो ये हमारा इंडिया है और इसके आप पूर्व में चलेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा साउथ चाइना सी और साउथ चाइना सी से इधर जितना भी ये क्षेत्र है ये सारा पैसिफिक ओशन है। और पैसिफिक ओशन की ये जो बाउंड्री है ये वाली, अब ध्यान से देखिए, ये जो बाउंड्री है ये इधर चलती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, चलती है इस तरह से। ये सारा जो क्षेत्र है ये रिंग ऑफ फायर कहलाता है। और ये यहाँ पे इतना ही नहीं, ये इसका आधा क्षेत्र है, इसका जो आधा क्षेत्र है वो इधर आ जाता है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के जितने भी कोस्टल एरिया हैं वो रिंग ऑफ फायर में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अग्निवलय है यानी प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र, इसको अग्निवलय कहते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप, संसार के सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं। इसको हम सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं।
प्रश्न संख्या 17 है, पर्यावरण की पुस्तक में एक प्रकरण करके देखो को शामिल किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है। ये हमारा पेडागोजी का प्रश्न है पर्यावरण का। पहला ऑप्शन है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करवाना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, या फिर वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। अब जैसे कि प्रश्न में दिया है करके देखो, यानी कि प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है ऑप्शन बी को हम देखेंगे, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव, यानी हाथ से किसी भी कार्य को करना प्रैक्टिकल होगा, और यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक घुमाते हैं क्योंकि। इसका रीजन पूछा है कि पक्षी अपनी गर्दन क्यों घुमाते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया है उनके कान पंखों से ढके होते हैं। ऑप्शन बी उड़ने के लिए। ऑप्शन सी पक्षियों की आंख छोटी होती है, या फिर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। अब इसमें देखेंगे जो शुरू के 3 ऑप्शन हैं वो अतार्किक दिखाई दे रहे हैं, इरेलीवेंट हैं। उड़ने के लिए ऐसे नहीं देखेगा कि वो कोई क्रॉस चौराहा पार नहीं कर रहा है जिससे दाएं या बाएं उसे देखना पड़ेगा जो गर्दन घुमा के। ऑप्शन सी में पक्षियों की आंख छोटी होती है, इसका भी ये कोई रीज़न नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, हम देख लेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19वां क्वेश्चन, मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु का एक उदाहरण कौन सा है। यानी कि नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करते हैं उसका कौन सा उदाहरण है। पहला ऑप्शन राइजोबियम, नेस्टॉक, एजोटोबैक्टर या नाइट्रोबैक्टर। तो दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ये सही बात है बिल्कुल। और एजोटोबैक्टर का भी यही काम होता है, वो भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसमें लेकिन मुख्य अंतर क्या होता है कि राइजोबियम जो है वो मिट्टी का एक जीवाणु है जो फलीदार पौधों की जड़ों के साथ मिला होता है, और यह है राइजोबियम जो जीवाणु है वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है और NH3 में बदल देता है उसको, और ये अक्सर शाखाओं वाले होते हैं, और उसके आकार जो है इसका राइजोबियम का वो सिलिंड्रिकल होता है, यानी बेलनाकार होता है। अब एजोटोबैक्टर जो होता है वो एक मुक्त जीवित एरोबिक नाइट्रोजन निर्धारक जीव है जो आमतौर पर गेहूं, चावल और कपास, गन्ने आदि की फसल में होता है। इसमें क्या है कि जो एजोटोबैक्टर है ना वो पौधे के साथ एक सहजीवी फिक्सिंग का संबंध बनाता है, और यह घास की जड़ों के साथ जुड़ता है, और जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका अवशोषण करके उसको मिट्टी के साथ उसका स्थिरीकरण करता है। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो एजोटोबैक्टर होगा। कि अपनी इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन वो अब हम लेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत में एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है। इसका बड़ा ही ईजी सा आंसर होगा, गुजरात नहीं होगा, इसमें शेर पाए जाते हैं। असम इसका राइट आंसर होगा। तो एक सींग वाला जो गेंडा है वो असम में पाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।